हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, यूपी एलटी ग्रेड के जीएस जीके की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब आपका एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है। अब मैं आपसे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगी। बस मैं इतना कहूँगी कि अभी तक जितने भी क्लासेस हुए हैं आप उन सबको देख लीजिए और टेलीग्राम से पीडीएफ लेके पढ़ते रहिए। अब मुझे चाहिए तो बस आपका सिलेक्शन। आप में से जिस किसी का भी सिलेक्शन हो जाता है वो हमें टेलीग्राम पर संपर्क ज़रूर करेगा या फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैम आपसे पढ़ा था और मेरा सिलेक्शन हो गया। प्लीज़ आप लोग से इतना अनुरोध है, ठीक है। अभी तो आपका ये प्री है, उसके बाद मेंस की तैयारी भी हमारे इसी चैनल पे करवाई जाएगी। आप चाहें तो हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रह सकते हैं, आपकी मर्जी है। बाकी आप वीडियो को ध्यान से देखिए और एक एक चीज़ को अच्छे से याद करने का प्रयास करिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इससे हर एग्ज़ाम में अभी तक लगभग हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आपको एक ही बार में मैंने बता दिया था, एक बिट बराबर एक बाइट बराबर, मतलब एक सबसे छोटा बिट होता है। 8 बिट मिलाएंगे तो एक बाइट हो जाएगा, 1024 बाइट मिलाएंगे तो एक केबी हो जाएगा। अब उसी के अकॉर्डिंग आप इन सबको जो है याद कर लीजिए, ठीक है। पूछा 1 मेगाबाइट यानी कि 1 एमबी किसके बराबर होता है, तो हम सभी को पता है 1024 केबी जो होता है वो 1 एमबी के बराबर होता है। 1024 केबी 1 एमबी के बराबर इस कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, 1024 MB 1 GB, 1024 GB 1 TB, 1024 TB 1 PB, 1024 PB 1 EB, ठीक। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। पूछा है इसमें से कौन सा सही है, तो तीनों ही प्रदूषण के कारक हैं, 1 2 3 तीनों ही सही हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है। प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण 4 भागों में बांटा गया मुख्य रूप से, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। तो इन सभी को जो है, बाकी और बहुत से प्रदूषण होते हैं जैसे प्रकाश प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, वर्गीक, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रदूषण होते हैं, लेकिन मेन जो है 4 भागों में ही बांटा गया जिसमें इन तीनों का भी नाम शामिल है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैविक विविधता के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, यानी जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैविक विविधता दिवस यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जैविक विविधता दिवस 1993 में जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया गया। बाकी 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चतुर्थ विश्व शब्दावली किन देशों के लिए प्रयुक्त की गई। चतुर्थ विश्व शब्दावली, उच्च विकसित, न्यूनतम विकसित, विकसित या फिर विकासशील। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूनतम विकसित। न्यूनतम विकसित जो देश थे उनके लिए एक शब्द आया, फोर्थ वर्ड, यानी कि चतुर्थ विश्व। विश्व के समस्त मूल निवासियों के निवास क्षेत्रों को चतुर्थ विश्व की संज्ञा दी गई। विश्व के वे क्षेत्र जहाँ प्रवास के उपरांत भी बड़ी संख्या में वहाँ के मूल निवासी उस क्षेत्र या देश में मौजूद हों, ऐसे क्षेत्र को चतुर्थ विश्व की संज्ञा दी गई, जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका वगैरह, ठीक। अगला क्वेश्चन, रोन घाटी में नीचे की ओर बहने वाली ठंडी स्थानीय हवा को क्या कहते हैं। रोन घाटी में ठंडी स्थानीय हवा को मिस्ट्रल कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मिस्ट्रल क्या है, तो ठंडी ध्रुवीय हवा है जो रोन नदी की घाटी से बहती है या स्पेन तथा फ्रांस को विशेष रूप से प्रभावित करती है। बात करें चिनूक की, तो चिनूक क्या है, तो यह राकी पर्वत के पूर्वी ढाल से बहने वाली हवा है। बोरा क्या है, तो एड्रियाटिक सागर का पूर्वी किनारे में बहने वाली हवा है। और ब्लिजार्ड क्या है, तो यह कनाडा व अमेरिका तथा साइबेरिया क्षेत्र में बहने वाली हवा का नाम है। मिस्ट्रल क्या है, तो यह स्पेन और फ्रांस में बहती है। यह ठंडी हवा है जो रोन नदी की घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन, भारत के जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र कौन सा है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान या बंगाल की खाड़ी। तो जैव विविधता की दृष्टि से जो सबसे संपन्न है वो पश्चिमी घाट है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पश्चिमी घाट, जैव विविधता भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं, पश्चिमी घाट यहाँ पे आता है, ठीक है।
चार हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। भारत में चार जैव विविधता हॉट स्पॉट है। एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन से। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। ठीक। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कल्चर से पूछा है किसके अंतर किसकी खेती की जाती है। तो पहला दिया है बीटी कल्चर। बीटी कल्चर में अंगूर की खेती होती है। बेजी कल्चर, बेजी कल्चर में वृक्षों की खेती होती है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। और ओलेरी कल्चर जो है ये सब्जी की खेती से संबंधित है। यानी कि 1 का 4, 1 का 4 आपको किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ पे देख लीजिए। 1 का 4 आपको ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में दिया है। उसके बाद हमने देखा था बेजी कल्चर को किससे मिलाया था, वृक्षों की खेती, यानी 2 का 3। तो 2 का 3 केवल ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। बीटी कल्चर अंगूर की खेती, बेजी कल्चर वृक्षों की खेती, पीसी कल्चर मछली पालन और ओलेरी कल्चर सब्जी की खेती। अगला क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अवस्थित है, कहाँ पे है, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या तिरुवनंतपुरम। सही जवाब ऑप्शन ए नई दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली में अवस्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1980 को हुई थी। और इसी के स्थापना दिवस के रूप में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में, पहली बात तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर ये भारत है तो भारत के, एक मिनट रुकी रहिए, ये भारत है। मैप की क्लासेस भी हमारे इसी चैनल पे बहुत अच्छे से आपके लिए चलाई गई हैं, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं ऐसे बता देती हूँ क्योंकि कर्क रेखा जो है ये भारत को बीचों बीच से काटती है और यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले आता है गुजरात। सबसे पहले क्या आएगा? गुजरात। गुजरात के बाद आता है राजस्थान। राजस्थान का एकदम हल्का सा कोना टच होता है। फिर आता है मध्य प्रदेश। फिर आता है छत्तीसगढ़। फिर आता है झारखंड। फिर आता है पश्चिम बंगाल और फिर त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम, ये आता है। अब पूछा है इसके उत्तर में कौन स्थित है। अगर इसके उत्तर में पूछा है ना, देखिए इसके उत्तर में, उत्तर यानी कि ऊपर की तरफ, कर्क रेखा यहाँ से गई तो इसके ऊपर, अगर त्रिपुरा यहाँ पे त्रिपुरा को काट रहा है तो इसके ऊपर कौन सा होगा? झारखंड को तो काट ही रहा है, मिजोरम को काट ही रहा है, त्रिपुरा को काट ही रहा है, बचा क्या हमारा? मणिपुर। तो मणिपुर ही इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? यानी कि आर्थिक दृष्टि पे सबसे ऊपर है लेकिन लिंगानुपात उसका सबसे कम है। तो अभी तक 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग लिंगानुपात वगैरह देखते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या हरियाणा। सही जवाब ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। कितना है? तो यहाँ पे 879 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। ठीक है, हरियाणा देश में गोवा तथा सिक्किम के बाद प्रति व्यक्ति आय में तीसरे नंबर पे है। यानी कि सबसे पहले कौन है? गोवा है, उसके बाद सिक्किम है, उसके बाद हरियाणा है। और लेकिन इसका जो लिंगानुपात है वो पूरे भारत में सबसे कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तल के सबसे निकट वायुमंडल की परत का क्या नाम है? तो पृथ्वी मतलब वायुमंडल जो है इसकी परतों को 5 भागों में बांटा गया। सबसे नीचे क्षोभ मंडल जो 13 किलोमीटर तक है। फिर समताप मंडल जो 50 किलोमीटर तक है। फिर मध्य मंडल जो 80 किलोमीटर तक है। फिर आयन मंडल जो 400 किलोमीटर तक है। फिर वायुमंडल जिसका कोई भी किलोमीटर का पता ही नहीं है। तो पूछा है सबसे निकट कौन सा है? तो सबसे निकट यही क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी ट्रोपोस्फियर। ठीक, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। यहाँ पे देखिए किलोमीटर थोड़ा इधर उधर दिया, मैंने जो आपको किलोमीटर बताया वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताया। एनसीईआरटी में क्षोभ मंडल की ऊंचाई 13 किलोमीटर ही मानी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कितनी गिरावट आई? ये क्वेश्चन उस समय का करंट का क्वेश्चन था। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी इसका सही जवाब था -23.9%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रकार के
या का बैंक विभेदित बैंक के रूप में स्थापित है? भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक या वाणिज्य बैंक? इसको आपको कूट के माध्यम से बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों। भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक एक विशेष प्रकार का बैंक है जिन्हें कुछ समिति बैंकिंग क्रियाकलापों की अनुमति है। इन्हें विभेदित बैंक के रूप में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की स्थिति आई? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कभी नहीं। भारत में वित्तीय आपात जो है वो कभी नहीं लगा। भारत के संविधान में आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसकी घोषणा की जाती है, लेकिन अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपात जो है वो नहीं आया। राष्ट्रीय आपात कि अगर आर्टिकल पूछ लिया जाए राष्ट्रीय आपात का आर्टिकल तो 352 है, राज्यों में आपात का आर्टिकल 356 है और वित्तीय आपात का आर्टिकल 360 है। राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है, लेकिन अभी तक वित्तीय आपात कभी भी नहीं लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड भोपाल, गुवाहाटी, देहरादून या अल्मोड़ा? सही जवाब ऑप्शन सी देहरादून। भारत का वन्यजीव संस्थान उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में हुई। यह संस्था प्रशिक्षण कार्यक्रम, एकेडमिक कार्यक्रम के अलावा वन्यजीव अनुसंधान तथा प्रबंधन में सलाह प्रदान करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वन धन विकास योजना के अंतर्गत किस राज्य को आदर्श मॉडल राज्य घोषित किया गया? यानी किसने जो है इसमें अच्छा कार्य किया? सही जवाब मणिपुर, ऑप्शन सी। वन धन विकास योजना के अंतर्गत मणिपुर राज्य को आदर्श राज्य घोषित किया। वन धन विकास योजना वन आधारित जातियों के लिए अस्थायी आजीविका को सुगम बनाने के लिए वन धन केंद्रों की स्थापना करके लघु वन उत्पादों के मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग एवं विपणन के लिए एक कार्यक्रम है। ट्राइफेड इसकी नोडल एजेंसी है। अगला क्वेश्चन, अगर पूछा जाए इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है तो ट्राइफेड है। अगला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेशी सेवा संस्था का नाम बदलकर किस पूर्व भारतीय केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा गया? सही जवाब हो जाएगा सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज के नाम पर प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदल दिया गया। ठीक है, केंद्र सरकार ने पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री जो सुषमा स्वराज जी थी, इनके नाम पर प्रवासी भारतीय केंद्र एवं विदेश सेवा संस्थान का पुनर्नामकरण किया। अब प्रवासी भारतीय केंद्र को सुषमा स्वराज भवन एवं विदेश सेवा संस्थान को सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस के नाम से जाना जाएगा। याद रखिएगा ये नाम, सुषमा स्वराज भवन और सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस। ठीक, अगला क्वेश्चन, दीप उत्सव 2019 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? हम सभी को पता है दीप उत्सव किसी भी सन का पूछे वो होता है हमारे अयोध्या में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भगवान राम की नगरी अयोध्या 24 से 26 अक्टूबर तक दीपावली थी, उसी में दीप उत्सव मनाया गया था। छोटी दिवाली से या धनतेरस से ही दीप उत्सव जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला महानिदेशक नगोजी ओंकाजा-इवेला किस देश की निवासी हैं? इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा क्योंकि ये फर्स्ट महिला है। ठीक है, फर्स्ट महिला, फर्स्ट मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये नगोजी ओंकाजा नाइजीरिया की हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये WT यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला है, पहली अफ्रीकी महिला भी हैं। अगला क्वेश्चन, शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? क्वाड में 4 देशों का संगठन है। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। दक्षिण कोरिया इसका सदस्य नहीं है। 2007 में जापान के तत्कालिक जो उस समय प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, इसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग को औपचारिक रूप दिया था। ठीक है, इसे क्वाड का फुल फॉर्म पूछ ले तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म है। और इसमें 4 सदस्य हैं, कौन कौन से? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अगला क्वेश्चन, शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है। शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किसके द्वारा होता है? 1 मिनट। पहला है FIACS
सिस्टम एनालिसिस, रेटिंग स्केल या फिर SSST। सही जवाब हो जाएगा शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन जो है ये FIACS और रेटिंग स्केल दोनों के द्वारा होता है। A और C इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन फ्लैट्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम यानी FIACS द्वारा या अवलोकन तकनीक है जो कक्षा की अंतःक्रिया को 10 श्रेणी में संग्रहित करती है। यह प्रणाली शिक्षकों के केवल मौखिक व्यवहार को मापती है। अगला क्वेश्चन, संकेतों के मदद से आंकड़ों के चित्रमय प्रस्तुति को कहते हैं बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, पाई चार्ट या फिर लीनियर प्रेजेंटेशन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पिक्टोग्राफ। आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए बहुत सारे आरेख बनाए जाते हैं जिससे बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, पाई चार्ट या लीनियर प्रेजेंटेशन। तो जो आपका संकेतों की मदद से आंकड़ों को जो चित्रमय प्रस्तुति होती है उसे पिक्टोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, या एक ऐसा आरेख चार्ट है जिसमें आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन 1990 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? सबके लिए शिक्षा पर एक सम्मेलन हुआ 1990 में। पूछा जा रहा है वो कहाँ पे हुआ था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए थाईलैंड। सबके लिए शिक्षा पर जो विश्व सम्मेलन हुआ था वो थाईलैंड में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में, 9 से 5 मार्च 1990 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की उच्च शिक्षा को क्षेत्रवार नियंत्रित करने के लिए UGC ने पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु में 6 केंद्र खोले। वे कब खोले गए? ये केंद्र जो है कब खोले गए? तो नवंबर 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC इसका एक अधिनियम था 1956 के तहत संविधान निकाय के रूप में स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत के विश्वविद्यालय की समन्वय मानक को स्थापित यानी व्यवस्थित करना था। UGC की 6 शाखाएं पुणे, हैदराबाद, कलकत्ता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु में खोला गया। UGC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये शाखाएं अलग अलग समय में स्थापित हुई। इसका कोई भी स्पेशल काल नहीं था, अलग अलग टाइम में ये स्थापित हुई थी। इसलिए ये क्वेश्चन जो था स्टार मार्किंग था यानी कि इसका आंसर जो है वो सबको मिला था, इसका नंबर जो है वो सबको मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे याच्छांद्रीकरण नहीं किया जा सकता यानी रैंडोमाइजेशन नहीं किया जा सकता? किसको नहीं किया जा सकता? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, परपोजिव सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग या फिर सिस्टमिक सैम्पलिंग। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी परपोजिव सैम्पलिंग। इसका याच्छांद्रीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई हमने देखा था कौन सा था? बिट था। बिट 8 बिट मिलता है तो बाइट बनता है। यही इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको जो है या बाइनरी अक्षर का रूप है जिसको 0 और 1 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी सिस्टम में 2 अक्षर होते हैं। कौन कौन से? 0 और 1। और इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है। 8 बिट मिलते हैं तो 1 बाइट बनाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंटरनेट शब्दावली में IP का क्या अर्थ है? IP का फुल फॉर्म पूछा है। IP इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोसीजर या फिर इंटरनेट प्रोसेसर। सही जवाब ऑप्शन बी इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है जिसके द्वारा इंटरनेट पर सूचनाओं को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिजिटल स्टोरेज के संदर्भ में ब्लू रे डिस्क क्या है? ब्लू रे डिस्क क्या है? इंटरनल स्टोर डिवाइस, एक्सटर्नल स्टोर डिवाइस, इट इज़ नॉट अ स्टोर डिवाइस या ए और बी दोनों। सही जवाब ऑप्शन बी एक्सटर्नल स्टोर डिवाइस। ब्लू रे डिस्क एक प्रकाशीय डिस्क संग्रहण माध्यम है जिसके मानक DVD प्रारूप का स्थान लेने के लिए बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? डिवाइस इनपुट और आउटपुट होती है। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, टच पैड, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ग्राफिक टेबल, टच स्क्रीन, वेब कैम, ये सब इनपुट डिवाइस में आते हैं। इसके अलावा मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, कंप्यूटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ब्रेल रीडर, ये सब आउटपुट डिवाइस में आते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको? स्कैनर दिया हुआ है। स्कैनर
ये जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर कैसा है? इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर, प्लास्टर और VDU ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बाकी यहाँ पे देख लीजिए इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। 30 क्वेश्चन आज के यहीं पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।